नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रदेश के 65,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया है। इसके मुताबिक 2 अगस्त की स्थिति में प्रदेश में कुछ 5,43,77,095 मतदाता हैं। संवेदनशील जो क्रिटिकल मतदान केंद्रों का जो पहचान है वो अभी नहीं हुई है। ये थोड़ा अर्ली है। ये इस पहचान आप समझ लो कि थोड़ा सा इसमें समय लगता है। क्रिटिकलिटी जो है वो कई बार एक तो पुलिस के साथ सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस के लोग मिल करके इसकी पहचान कर रहे हैं अपने हिसाब से। कई बार कैंडिडेट खड़े होने से भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है मतदान केंद्रों की, वो भी होता है। तो इसका निर्धारण अभी थोड़ा सा मतदान के इट्स टू अर्ली, अभी थोड़ा सा नहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। देखिए 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जब तक ये मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है तब तक मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण कार्य में जो लोग लगे होते हैं, जैसे आपके एसडीएम्स लगे होते हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर, राजस्व का बेसिकली राजस्व का जो अमला लगा होता है मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य में, उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, ऐसे आयोग के निर्देश हैं। वहीं वर्दी गिरोह में पुलिसकर्मी किस तरीके से गरीब लोगों का उत्पीड़न करते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण दतिया के बढ़ौनी से सामने आया है। बढ़ौनी के थाना प्रभारी रहे कमल गोयल ने अपने यहाँ पिछले 7 महीने से काम कर रहे एक विकलांग व्यक्ति मुकेश माझी के घरेलू कार्य के बाकी बचे पैसे 11,200 रुपए नहीं दिए, उल्टे उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। परेशान मुकेश पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे। उनसे थाना प्रभारी रहे कमल गोयल से अपने बाकी पैसे दिलवाने की मांग की। गरीब व्यक्ति हूँ, इनने मेरे को आशा के 7,000 की महीने के काम करवाया, धमका के और उल्टा सीधा बोल के चलो मैं तुम्हें हिसाब करता हूँ और सामान भर के चले गए हैं। अब मैं एसपी साहब ने आया शिकायत करने के लिए, तो मेरे को धमका रहे हैं कि मैं तेरे को थाने पे देखता हूँ, आ जा। तो सर मैं गरीब भी हूँ और पैर से भी विकलांग हूँ और मेरी मिसेज भी हॉस्पिटल में भर्ती है। नाबालिग बच्ची की असमय मौत हुई है। ये नौनेर गांव थाना जिगना की रहने वाली है। बच्ची के संबंध में पोस्टमार्टम कराया गया था। अभी उसमें किसी भी प्रकार के कोई स्पष्ट डॉक्टर ने अभी मत नहीं दिया है। उसकी जो पार्ट्स हैं और जो स्वाब है वो सभी लिख के आज हम लोगों ने एक विशेष वाहक से एफएसएल रवाना किया है, जिसकी जांच तत्काल करने का मैंने अनुरोध भी किया है। बच्ची की जो मां है उसके हम लोगों ने कथन दर्ज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने की कलेक्टर संदीप माकिन और एसपी प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया, जिसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पात्र मतदाता अधिक मतदान करें। इसके लिए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रचार गाड़ी को प्रशासन की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को मताधिकार करने के लिए प्रेरित करेगा। लोगों को बधाई दिए गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और मतदाता जागरूकता, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 2023 आने को ही है। आज से मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ और हमारा ऐसा मानना है कि सारे BLO और पटवारियों और सेक्रेटरियों की मैंने स्वयं बैठक की है। जो हमारा एक EP रेशियो जिले का कम है, जो टोटल पॉपुलेशन के सापेक्ष जो वोटर्स होने चाहिए वो कम है थोड़े से। उनकी सघन जांच भी साथ में कराऊंगा। लोगों को बधाई दिए गए हैं भारत निर्वाचन संयुक्त बैठक भी की गई है। कल सभी सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की ज्वाइंट बैठक कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में होगी। इसमें ऐसे लोग जो विघ्न पैदा कर सकते हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिला बदल की कार्रवाई भी शामिल है। पुराने जितने अपराध हैं उन सभी को या इस तरह के भुगतान अपराधी उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी जो गतिविधि है उसकी भी लगातार नजर रखी जा रही है। आइडेंटिफाई किया गया, उन सबके खिलाफ की कार्रवाई।
वहीं हरियाणा के मेवात जिले के नूह में हिंदू श्रद्धालुओं पर इस्लामिक जिहाद द्वारा समूह बनाकर किए गए हमले के मामले में होमगार्ड के जवान और हिंदू युवा की मौत के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करते हुए कचहरी चौराहे पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाकौशल प्रांत के मंत्री उमेश मिश्रा ने कहा कि जिहादियों के द्वारा ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर हमने इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन किया है। अभी 2 दिन पहले हरियाणा के मेवात जिले में जो हमारे बजरंग दल के नेतृत्व में एक धार्मिक यात्रा निकाली गई थी, उस पर वहाँ के जिहादी मानसिकता के लोगों ने उस यात्रा को घेर के वहाँ पे गोलीबारी करी, पेट्रोल बम मारा गया, जिसमें हमारे कुछ पुलिस के जवान और बजरंग दल के कार्यकर्ता शहीद हुए। तो आज ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं था, जिहादी आतंकवाद का ऐसा पुतला दहन कर संकेत दिया है उन सभी मानसिकता वालों को कि सुधर जाइए, नहीं बजरंग दल मैदान में है। वहीं बैतूल जिला के आदिवासी बाहुल्य भीमपुर विकासखंड में ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का स्तर शिक्षकों की वजह से इतना गिर गया है कि अब इन स्कूलों का भगवान ही मालिक है। यह हकीकत रूबरू कराने के लिए मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर भीमपुर विकासखंड के संकुल केंद्र कुनखेड़ी के शासकीय माध्यमिक शाला में जब संवाददाता द्वारा निरीक्षण किया गया तो आसपास आबादी से आए ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में संगीता बिहारी मैडम 25 तारीख से नहीं आई हैं और जो शिक्षक आ रहे हैं वो शराब के नशे में रहते हैं, जिससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सरकार भले ही शिक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उत्तरी गांव के इस स्कूल में अव्यवस्था से नाराज आदिवासियों ने कई बार उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी भी दी, लेकिन इस लापरवाह शिक्षा व्यवस्था की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे हिसाब से जी ये प्राथमिक शाला में और माध्यमिक शाला में एक मैडम को बता रहा, लेकिन वो भी पता नहीं कब से नहीं आ रहा। आतिच नहीं है मैडम? आतिच नहीं ना, अभी कम से कम स्कूल लगने कम से कम 1-1.5 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वो दिखा नहीं। मतलब मैडम का क्या नाम है मालूम है आपको? संगीता बिहारी। अच्छा, तो कभी आपने टीचर वगैरह को नहीं बोला कि सर हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, या नहीं? मैडम मैंने तो कल की परसों दिन में जो सर को मुँह पे बोला जी। मैंने बोला आप लोग समय पे क्यों नहीं आ रहा भाई जी, और स्कूल समय पे क्यों नहीं खोल रहा, बाकी दिन तो आप लोग 2 बजे छुट्टी कर देते, क्या कारण है? वहीं जादूगर आनंद के जादू की धूम ये तो शहर में होती ही है, लेकिन शिवपुरी में जादूगर आनंद अपने शो के पहले ही चर्चित हो गए हैं। शिवपुरी वासी जादूगर आनंद के जादू को देखने के लिए काफी उत्साहित है। जादुई शो का शुभारंभ शिवपुरी के मानस भवन में 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान जादूगर ने बताया कि उनके जादुई शो का शुभारंभ 4 अगस्त को शाम 7 बजे होगा। शाम 7 बजे शुरू होगा, एक ही शो होगा और रोज 2 शो होंगे, 4 और 7 बजे, और संडे को 3 शो होंगे, 1, 4 और 7 बजे। 7, 8, 10 दिन तक यहाँ पे रहेगा ये परिवारों के लिए बहुत ही सार्थक है। हमारा उद्देश्य भी ये है क्योंकि जो कोविड के बाद से और वो सब लॉकडाउन वगैरह के बाद से काफ़ी मतलब अननोइंगली हम लोग डिसअलाइन हो गए, थोड़ा लाइन जो है जैसी थी वैसी रही नहीं, तो उसको सुनवाई लाने की कोशिश में हम भी सहयोग करना चाहते हैं। ये भी एक अद्भुत मनोरंजन है अपने तरफ। पिछले 55 सालों से कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में करीब 36,000 से ऊपर। कितने लोगों का ग्रुप है सर? 35 और करीब 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। तो आखिर उपलब्धियाँ और उनके मध्य प्रदेश के दतिया में जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के सहीड़ा खुर्द गांव में रहने वाले विधवा महिला विमला वंशकार और अनीता वंशकार के साथ गांव के कुछ दबंगों ने मारपीट की, बल्कि उनका जातिगत अपमान भी किया, उन्हें भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा। ये घटना 24 जुलाई की है। विमला बाई के मुताबिक वो दोपहर के वक्त अपने खेत में खड़ी थी, तभी वीरेंद्र राज बहादुर नाम के कुछ लोग एक साथ आए और उन्होंने उनके खेत को जोतने की कोशिश की। जब उन्होंने इन लोगों को मना किया तो उनके साथ अभद्रता की गई। ये सीमांकन करने आए थे, आरआई और पटवाई सीमांकन नहीं हुए थे, मारने के लिए धमकी दी जिनको, और मैंने पूरी मारने की कोशिश की और गाली गलौज हर चीज की। ये सीमांकन करने आए थे, आरआई और पटवाई सीमांकन नहीं हुए थे। अनीता थाने गए थे, हमारा नाम विमला, थाने गए थे, हमारे कुछ पूछी नहीं है बिन्ने, तो हम उससे इधर पहुँचाया, हमसे भी आए। सुनी नहीं है आप? सुनी नहीं है हमारी।
क्या हुआ? नेतागिरी कर रही मैंने। क्या हुआ आपको? फिर हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे लाठी मारी हमने। क्यों? जमीन के पीछे जमीन जोत लाई हमारी रामबरन सेक्रेटरी ने जोत लाई। किसने मारपीट करी है आपके साथ? मेरी रामबरन ने। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में उन्नाव थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में रहने वाले गौतम महिरवार नाम के दलित युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवार के लोग पुलिस अफसरों के वहां चक्कर लगाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन दलित गरीब और बेबस परिवार की कोई सुनने वाला नहीं है। करीब 1.5 महीने पहले 17 जून को पैसे के लेन देन को लेकर गौतम महिरवार की विश्राम परिहार और सूर्य गुज्जर सहित अन्य लोगों से मारपीट हुई थी। उसे जातिगत गालियां दी गई थी, जिससे अपमानित होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हम गुजर्रा से आए हैं जी। आनंद नाम है हमारा। हमारे भाई को गांव के ही लोगों ने मारपीट की पैसे के लेन देन के कारण। तो उसकी मारपीट की तो उसने घर पे जाके दादाजी को बताया। तो दादाजी ने कहा तू घर जा, शाम को बात करेंगे उन लोगों से। उसके बाद उसने फांसी लगा ली। लगाने के बाद आधा घंटे बाद उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखाई थाने में। तो थाना प्रभारी बोल रहा है कि मतलब आज नहीं कल FIR के लिए तो कई बार बोल चुके हैं। आवेदन SP ऑफिस भी आए हैं देने, 4-5 बार आवेदन भी दे दिया, पर अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कौन थे आरोपी? आरोपी थे सूर्य गुर्जर, विश्राम परिहार और दलित गुर्जर। आप हमको भी मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम भी 17 जून से अपने घर पर मतलब 30 जून से अपने घर पर नहीं है। वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में अनियमितता के दाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लाल डायरी न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री बल्कि उनके बेटे की करतूतों का भी खुलासा कर रही है। यह राजस्थान सरकार के लिए बोफोर्स छड़ है, क्योंकि आरोप खुद सरकार के हैं। नित्य प्रति भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाओं के लिए बार बार उभर के आते हुए राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है। और यह काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है, यह विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है। इससे अधिक प्रामाणिकता राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं हो सकती। और मैं कांग्रेस के अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता हूं, हमने जब जब किसी भी प्रकार की बात कही है तो वो केवल आरोप नहीं लगाया है। 2G के मामले पर CAG की रिपोर्ट थी और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। बोफोर्स के मामले में मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार राजीव गांधी सरकार के मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरोप लगाया था। आज अशोक गहलोत जी की सरकार के मंत्री, जिसे चंद घंटों में बर्खास्त कर दिया गया, राजेंद्र ने आरोप लगाया है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए बोफोर्स मूवमेंट फॉर राजस्थान सरकार। द रीजन इज बीन द एलिगेशन इज बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, सरकार का हिस्सा होता है। और इतना ही नहीं, उसमें इस ढंग के शब्द आ रहे हैं कि फोन करके पूछा जा रहा है कि मेरा पैसा दे दो, अभी तक दिया नहीं गया है। और फिर मुख्यमंत्री जी के PS से बात हो रही है और उसने कहा कि हम दे देंगे, परंतु अभी तक नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस जिन गारंटियों की बात करती है, वो गारंटी सिर्फ ही नहीं, ये सब भी गारंटी है।
कि मेरे लिए काम कर देना, बदले में पैसा देंगे, और वो गारंटी सीधे कहां से जुड़ी हुई है? मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस घटना के बाद शर्म से लाल हो जाना चाहिए था। नित्य प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण करने की अनुमति देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसे मंदिर में देखें या फिर मस्जिद में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। वहीं वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम का ज्ञानवापी मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एएसआई ने कल सर्वेक्षण शुरू करने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी है। हम अदालत के आदेश का पालन कराने में उन्हें हर संभव मदद देंगे। हाँ, वही मैंने बोला था, एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन की तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या ये कल से शुरू हो सकता है? हाँ, कल सर उसकी कुछ टाइमिंग टाइमिंग उन्होंने बताया नहीं। कौन से लोग शामिल होंगे? अभी और कोई डिटेल्स हमको उन्होंने शेयर नहीं किया। कल से शुरू होगा, ये उन्होंने हमें टाइमिंग के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम जो भी टाइम हो तो उसके हिसाब से हम तैयारी। क्या सर दोनों पक्षों से बात हो पाई कुछ? अभी सिक्योरिटी मेजर्स पे क्या तैयारियां? सिक्योरिटी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के गठबंधन पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाद भी मोदी जी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार को मदद करने वालों को पूरा देश देख रहा है और जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मान्यवर, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच। वह पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में नौकरी, उद्योग और व्यवसाय के अनुकूल माहौल नहीं है। पिछले 12 सालों में कोई नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे गलियारा नहीं बनाया गया है। गलत बयान देना और केंद्र सरकार की योजनाओं को चुराना टीएमसी की आदत है। नहीं, यहाँ रेवेन्यू अर्निंग नहीं है, बंगाल में नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है। इस बंगाल को पूरा खत्म कर दिया है। पिछले 12 साल में एक भी नया हवाई अड्डा, एक भी नया सी पोर्ट, एक भी नया रेलवे फ्रेट कॉरिडोर कुछ नहीं हुआ है। नया इंडस्ट्री नहीं आया है। और खत्म करके अगले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो बात आ रही है सब राजनीति से प्रेरित है। ये जनता को मालूम है। ये मोदी जी का जितना भी कल्याणकर कर्मसूची है जनहित के लिए, सबको टीका लगा दिया नाम के ऊपर। जैसे प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, ये यहाँ अपने बैग के ऊपर लगा दिया खाद्य साथी। इस तरीके से झूठा बात बोलना और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का चोरी करना टीएमसी का आदत है। उनकी मुखिया के भी। गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के कैडर में काम करने वाली महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। बिहान योजना में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि रोजाना लगभग 8 घंटे काम करना होता है और अभी वर्तमान में उन्हें एक दिन का मानदेय मात्र 50 रुपये मिलता है, जिससे गृहस्थी नहीं चलती। सरकार तक यही सूचना देना चाहती हूँ कि हम सब बिहान के क्रेडर है ना दीदी लोग,
जो ना कम दाम में अच्छे से अच्छे काम करके उनको देते हैं, सही रिपोर्ट देते हैं, लेकिन सरकार हमें हमारे काम के हिसाब से हमें दाम नहीं दे रही है। और सरकार से हमारी यही मांगे है कि हमें ना नियुक्ति पत्र दिया जाए, हमारा मानदेय ना हर माह समय पे दिया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। छत्तीसगढ़ में मानदेय बहुत कम है, जबकि उड़ीसा में ना हमारे मानदेय से ज्यादा वहाँ मिल रहा है, वो भी बिहान के क्रेडिट है, क्योंकि ना ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है और इस योजना में ना गरीब से गरीब दीदी जुड़ करना। हम लोग हर प्रकार के काम करते हैं, लेकिन हमारा वेतन कम से कम है। 1200 सिलेंडर का रेट हो गया है, जबकि हमको 50 रुपया दिया जाता है एक दिन का। हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, जिस प्रकार का काम बोलते हैं हम लोग करते हैं, हर विभाग से काम करते हैं, मगर हमारा वेतन आज तक नहीं बढ़ा है। हम लोग पिछले बार भी हड़ताल किए थे, 5 दिवसीय हड़ताल किए थे, लेकिन फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए वहीं राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में सुधार हुआ है। इस देश ने आर्थिक विकास में दूसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान ने निवेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार हुआ है। इस प्रकार प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए हैं और कोविड के दुष्प्रभाव मंदी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में जो वापिस जो पट्टी पे आई है राजस्थान के अंदर, इसलिए मैंने कहा आपको आंध्र के बाद में राजस्थान देश में आर्थिक रूप से प्रगति करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो आप सोच सकते हो ये तमाम आप जैसे लोगों के मेहनत से, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के लोग हो, हैंडलूम के हो, और चाहे वो देश प्रदेशवासी हो, हर क्षेत्र में काम करने वाले